नमस्कार यूपी पेशेंस पैनल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो डे 16 का वीडियो है, जो थोड़ा सा लेट हो गया था और वो वीडियो आज मैं डाल रहा हूँ आपको। और ये वीडियो साउथ अमेरिका से रिलेटेड है, कॉन्टिनेंट का साउथ अमेरिका से। हम साउथ अमेरिका से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर करेंगे, इंक्लूडिंग मैपिंग। तो साउथ अमेरिका जो आइलैंड है वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, और हम यहाँ पर अगर देखें तो शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका बेसिकली विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, चौथा सबसे बड़ा विश्व का कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट हमारे विश्व में है, जिनमें से चौथा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जिसका जो आकार है वो 17.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, या अगर एग्जैक्टली देखें तो 1,78,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ टोटल जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीज हैं सॉवरेन स्टेट की। अगर देखा जाए तो टोटल सॉवरेन स्टेट्स हैं 12, और डिपेंडेंट टेरिटरीज या स्टैंड टेरिटरीज हमारे पास हैं 2। ये जो 12 कंट्रीज हैं, इन 12 कंट्रीज में अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से शुरू करें तो यहाँ से शुरू होता है फ्रेंच गिनी। फ्रेंच गिनी जो कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। उसके बाद गुया सूरीनाम है, सूरीनाम के बाद गुयाना है, गुयाना के बाद वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलीविया है, चिली है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, पैराग्वे है और ब्राजील है। इसके अलावा यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड, और यहाँ पर आपको एक आइलैंड ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये आइलैंड कहलाता है साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड। साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड, ये दोनों ही आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड एज वेल एज ये जो हमारा साउथ सैंडविच आइलैंड है, ये दोनों ही यूनाइटेड किंगडम की ओवरसीज टेरिटरी हैं, दोनों ही यूनाइटेड किंगडम के हैं। और एक आइलैंड यहाँ पर हमारे पास है, इसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। ये गैलापागोस आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी आइलैंड ग्रुप है। इस पर जो अधिकार है वो इक्वाडोर का है। और ये जो गैलापागोस आइलैंड है, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इक्वाडोर से लगभग 972 किलोमीटर दूर समुद्र में सिचुएटेड है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ये है। अब यहाँ अगर आगे देखें तो ये जो साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका जो पूरा आइलैंड है, ये पूरा आइलैंड हमारा जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में सिचुएटेड है, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध में हमारा ये आइलैंड सिचुएटेड है। ये पूरा का पूरा जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध में सिचुएटेड है। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो इससे यहाँ से हमारी जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा गुजर रही है। भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध होता है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ होता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, और जो बाकी हिस्सा इसका है, ये बाकी हिस्सा हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। इसका थोड़ा सा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में आता है और बाकी हिस्सा इसका दक्षिणी गोलार्ध में आता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। और यहाँ पर दो रेखाएं गुजर रही, एक रेखा तो हमारी ये इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा गुजर रही है, और दूसरा हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है, जिसको हिंदी में हम मकर रेखा बोलते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर कौन कौन से देशों से गुजर रहा है। अगर हम इक्वेटर को देखें तो इक्वेटर यहाँ पर एक तो इक्वाडोर से गुजर रहा है, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया से गुजर रहा है, ब्राजील से गुजर रहा है। ठीक, यानी कि साउथ अमेरिका में जो विषुवत रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, वो 3 देशों से होकर गुजरती है। ये 3 देश कौन कौन से हैं? ये 3 देश हैं इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया, और तीसरा है ब्राजील। वहीं जो दूसरी रेखा है, जो मकर रेखा है, वो किन देशों से होकर गुजर रही? तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि चिली से गुजर रही है, अर्जेंटीना से गुजर रही है, पैराग्वे के बीच से गुजर रही है, और ब्राजील से गुजर रही है। यानी कि अब अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न यानी कि जो मकर रेखा है ये किससे गुजर रही है? ये बेसिकली गुजर रही है चार देशों से, और ये चार देश हैं, एक है चिली, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है पैराग्वे, और चौथा है ब्राजील। यानी कि ब्राजील से इक्वेटर भी गुजरती है, और ब्राजील से हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है। क्लियर? तो इतनी बातें मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो देश हैं हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से हैं। अब उन देशों की एक बार हम लोग कैपिटल देख लेते हैं। तो अच्छा, कैपिटल जो है वो हमारे पास अगर देखें तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ब्राजील की जो कैपिटल है वो है ब्राजीलिया। ध्यान रखना है आपको, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है। फ्रेंच गिनी तो खैर एक ओवरसीज टेरिटरी है, तो उससे हमको मतलब नहीं। यहाँ पर जो सूरीनाम है, सूरीनाम की जो कैपिटल है वो है पैरामारिबो। सूरीनाम की कैपिटल पैरामारिबो है। गुयाना की कैपिटल है हमारे पास जॉर्ज टाउन। वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। इक्वाडोर की जो कैपिटल है वो है क्विटो। पेरू की कैपिटल है लीमा। बोलिविया की कैपिटल सुक्रे है, और लापाज को भी कैपिटल माना जाता है बेसिकली। प्रेफर हम लोग करते हैं लापाज को, सुक्रे भी है। चिली की जो कैपिटल है वो है सैंटियागो। चिली की कैपिटल है सैंटियागो। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। BUENOSAIRES, ब्यूनस आयर्स है। उरुग्वे की कैपिटल जो है वो है मॉन्टेवीडियो। मॉन्टेवीडियो। पैराग्वे की कैपिटल है असनशियन। असनशियन। असनशियन पैराग्वे की कैपिटल। तो ये हमारे इन सभी देशों की कैपिटल है। फॉकलैंड आइलैंड और नीचे ये जो है ये तो खैर हमारा वो है, क्या नाम है उसका, ओवरसीज टेरिटरीज हैं यूनाइटेड किंगडम्स की। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर कुछ आइलैंड्स भी पाए जाते हैं। तो उन आइलैंड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ आइलैंड हैं जिनको हम बोलते हैं एबीसी आइलैंड। यहाँ पर कुछ आइलैंड हैं जिन आइलैंड्स को बोला जाता है एबीसी आइलैंड। ये जो एबीसी आइलैंड है, इन आइलैंड्स पर कब्जा है नीदरलैंड्स का। ये नीदरलैंड्स के हैं, इन पर नीदरलैंड्स का अधिकार है। यहाँ पर एक आइलैंड है जो दो आइलैंड्स का समूह है, उसका नाम है ट्रिनिडाड और टोबैगो। ट्रिनिडाड और टोबैगो की जो कैपिटल है वो है स्पेन ऑफ पोर्ट, या उसी को बोलते हैं पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की कैपिटल है। अगर हम इसके चारों तरफ की वाटर बॉडीज की बात करें, चारों तरफ की वाटर बॉडीज की बात करें तो इसके एक तरफ यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, जैसे यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशन है। इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। तो उसके वेस्ट की तरफ पाया जाता है पैसिफिक ओशन, और इसके नॉर्थ की तरफ यहाँ पर है कैरिबियन, कैरिबियन सी। तो नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ईस्ट में साउथ अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, और नॉर्थ में कैरेबियन सी है। और कैरेबियन सी में ही एबीसी आइलैंड्स हैं, कैरेबियन सी में ही ट्रिनिडाड और टोबैगो हैं, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का भाग माने जाते हैं, लेकिन एक स्वतंत्र देश हैं जिनकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक, इसके अलावा वहां पर बहुत सारे और आइलैंड पाए जाते हैं जिनको हम कैरिबियन आइलैंड बोलते हैं, और इनको वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है। अब इसमें देखें तो आकार के अनुसार ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, और उत्तर में उत्तर अमेरिकी महाद्वीप है। यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है। ये कैरिबियन सी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका हमको मिलेगा। ब्राजील जो है यहाँ पर सबसे बड़ा देश है। ब्राजील सबसे बड़ा देश है, और अगर देखें तो ब्राजील लगभग सभी देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है।
ब्राजील फ्रेंच गिनी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। ब्राजील गुयाना सूरीनाम के साथ भी शेयर कर रहा है, गुयाना के साथ भी शेयर कर रहा है, वेनेजुएला के साथ भी शेयर कर रहा है, कोलंबिया से, पेरू से, बोलीविया से, पैराग्वे से, अर्जेंटीना से और उरुग्वे से। केवल दो देश ऐसे हैं मेनलैंड पर जिनसे ब्राजील बॉर्डर शेयर नहीं करता। किससे शेयर नहीं करता? इक्वाडोर से शेयर नहीं करता और चिली से शेयर नहीं करता। तो साउथ अमेरिकन आइलैंड में ब्राजील सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमा इक्वाडोर और चिली को छोड़कर इस आइलैंड में स्थित लगभग सभी देशों से मिलती है। यहाँ अगर देखा जाए तो लगभग सभी देश जो हैं वो सी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, फ्रेंच गिनी, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ये सभी। लेकिन दो देश ऐसे हैं, बोलीविया और पैराग्वे, जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। यानी कि यहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्रीज को अगर देखा जाए तो दो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, जिनके नाम क्या हैं? जिनके नाम है बोलीविया और जिसका नाम है पैराग्वे। तो यहाँ पर पैराग्वे और बोलीविया ये दोनों लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। ठीक। यहाँ अगर देखा जाए तो मैंने कहा था कि बोलीविया की दो राजधानियां मानी जाती हैं। एक राजधानी मानी जाती है सुक्रे और दूसरी मानी जाती है लापाज। जो लापाज है वो इसकी कार्यकारी और विधायी राजधानी है, और बोलीविया की जो संवैधानिक राजधानी है वो है सुक्रे। ठीक है, सुक्रे। वैसे अगर हम सुक्रे को ही ओवरऑल राजधानी बोलीविया की मान लें, तो पेरू की जो राजधानी है, सॉरी, इक्वाडोर की जो राजधानी है क्विटो, इक्वाडोर की जो राजधानी है क्विटो, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी बन जाती है, हाईएस्ट कैपिटल। क्या बन जाएगी? हाईएस्ट कैपिटल। लेकिन अगर हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल सुक्रे को छोड़कर जो इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल लापाज, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कैपिटल लापाज है, इसको कंसिडर करें, तो लापाज जो होगा वो नंबर 1 पर आएगा और नंबर 2 पर आएगा क्विटो। ठीक, क्लियर। इसको फिर से समझ लेते हैं कि बोलीविया की दो राजधानियां हैं बेसिकली। सुक्रे इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक राजधानी है, ला पाज इसकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव राजधानी यानी कि विधायी और कार्यकारी राजधानी है। अगर हम ला पाज को इग्नोर कर दें, सुक्रे को इसकी नेशनल कैपिटल माने बोलीविया की, तो सबसे ऊंची या सबसे हाइट पर दुनिया की जो कैपिटल होगी वो क्विटो होगी। ठीक। लेकिन अगर लापाज को माने तो लापाज की ऊंचाई क्विटो से भी ज्यादा है, तो उस केस में जो क्विटो होगी वो नंबर 2 पे आ जाएगी और लापाज दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी हो जाएगी। तो लापाज और क्विटो में क्यों कभी कभी ये कंट्रडिक्शन आ जाता है, वो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कभी लापाज को आ, नहीं माना जाता है, सुक्रे को नेशनल कैपिटल माना जाता है बोलीविया की। इसलिए उस केस में फिर क्विटो को हम हाईएस्ट कैपिटल मान लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं। ठीक। इसके अलावा आगे देखें अगर, तो हमारे पास जो विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों ही यहाँ से गुजरती हैं। मकर रेखा महाद्वीप के लगभग 20 से गुजरती है। विषुवत रेखा इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राजील यानी कि 3 देशों से होकर गुजरती है, और मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील यानी कि कुल 4 देशों से होकर गुजरती है। यहाँ पर केवल दो स्थल रुद्ध यानी कि भू आबद्ध देश हैं, यानी कि लैंडलॉर्ड कंट्रीज हैं, बोलीविया और पैराग्वे। पश्चिम की में प्रशांत महासागर में गैलापागोस आइलैंड है। ये गैलापागोस आइलैंड है जो इक्वाडोर का ही भाग है, और ये मैंने बताया था क्या है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो कि पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है। ब्राजील और गुयाना के बीच में, यहाँ पर ब्राजील और जो सूरीनाम है, सूरीनाम के बीच में यहाँ पर फ्रेंच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना है, जो कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, जो कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। और यहाँ पर एक उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर भी है, सैटेलाइट लॉन्चिंग साइट भी है, ध्यान रखिएगा। सबसे दक्षिण में अगर हम लोग आ जाएं तो सबसे दक्षिण में जो दो देश हैं वो एक है चिली और दूसरा है अर्जेंटीना। और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा थोड़ा सा मुख्य भूमि से अलग हो जाता है। ये हिस्सा एक आइलैंड बन जाता है, इसको हम टिएरा डेल फीगो का नाम देते हैं। और यहाँ पर ये जो तट है ये बड़ा कटा फटा कट है, ये जो तट है ये बड़ा कटा फटा तट है। और इस प्रकार के कटे फटे तट को हम लोग नाम देते हैं फियोर्ड तट। क्या नाम देते हैं? फियोर्ड तट। दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं जहां पर इस तरीके का तट पाए जाते हैं, जिनमें से एक नॉर्वे भी है और दूसरा चिली है। तो चिली का तट जो कटा फटा है इसको फियोर्ड तट बोलते हैं, और नॉर्वे का तट भी ऐसा ही है। अब ये जो टेरा डिल फ्यूगो है और ये मुख्य भूमि है, ये बीच में एक स्ट्रेट से अलग होती है, जिस स्ट्रेट का नाम है मैगलन स्ट्रेट। क्या नाम है? मैगलन स्ट्रेट या मैगलन जल संधि से
ये अलग होते हैं, यानी कि टेरा डिल फ्यूगो और ये मैगलन जल संधि से अलग होते हैं। टेरा डिल फ्यूगो अगर हम इसको देखें तो ये इस तरीके से, ये टेरा डिल फ्यूगो एक तरीके से बन के आ रहा है। और इस टेरा डिल फ्यूगो के दो पार्ट हो जाते हैं। अगर हम इसको बीच से एक लाइन खींच दें, बीच से एक लाइन खींच दें इसकी अगर हम यहाँ पर, तो ये इसका हो जाएगा पूर्वी भाग और ये इसका हो जाएगा पश्चिमी भाग। इस टेरा डिल फ्यूगो के पश्चिमी भाग पर यहाँ पर चिली का अधिकार है और पूर्वी भाग पर यहाँ पर अर्जेंटीना का अधिकार, यानी कि टेरा डेल फ्यूगो दो देशों के बीच में बटा हुआ है। पश्चिम की तरफ इसके चिली है और पूर्व की तरफ इसमें अर्जेंटीना का अधिकार है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक। आगे अगर देखें तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन में और भी कई सारे द्वीप यहाँ पर थोड़ा सा दूर में पाए जाते हैं जो साउथ अमेरिका का पार्ट नहीं है। जैसे एसेंशन आइलैंड पाया जाता है, सेंट हेलेना पाया जाता है और ट्रिस्टान डी कुन्हा पाए जाते हैं। साउथ अटलांटिक ओशन में इधर भी और कुछ इधर भी पाए जाते हैं। और ये जियोलॉजिकली जो है वो साउथ अमेरिका का पार्ट माना जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली इनको, जियोलॉजिकली भू वैज्ञानिक आधार पर तो ये साउथ अमेरिका का पार्ट है, क्योंकि ये जिस प्लेट पर है वो साउथ अमेरिका की प्लेट है। लेकिन प्रैक्टिकली इनको हम अफ्रीका का भाग मानते हैं और जब अफ्रीका देखेंगे तब हम लोग वहां पर देखेंगे। और इन सभी में चाहे वो असेंशन आइलैंड हो यहाँ पर, चाहे वो हमारा सेंट हेलेना हो या टिस्टान डी कुना हो, इन सभी पर जो है वो यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। और ये सभी आइलैंड कैसे हैं, ये वॉल्केनिक आइलैंड है। इनके बारे में अफ्रीका को पढ़ते समय हम लोग देखेंगे। ठीक। अब यहाँ पर स्थित हम पर्वतों को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम पर्वत को देखें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्वत है वो है हमारे पास एंडीज पर्वतमाला। कौन सा? एंडीज पर्वतमाला। ये एंडीज पर्वतमाला है हमारी, जो यहाँ से शुरू होती है और जाती कहाँ पर है? चिली तक जाती है। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज, जो कोलंबिया से लेके टिएरा डेल फ्यूगो तक फैली हुई है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी है। और इसमें इक्वाडोर में एक पर्वत स्थित है, माउंट कोटोपैक्सी। ये इक्वाडोर में है, माउंट कोटोपैक्सी। और दूसरा एक है माउंट चिम्बराजो, ये भी इक्वाडोर में है। ये दोनों इक्वाडोर में सिचुएटेड है और ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत हैं। कैसे पर्वत हैं? वॉल्केनिक माउंटेन है। माउंट कोटोपैक्सी भी वॉल्केनिक माउंटेन है, माउंट चिम्बराजो भी वॉल्केनिक माउंटेन है। और अगर माउंट कोटोपैक्सी को देखा जाए तो दुनिया में सबसे ऊंचा नहीं, सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। और जो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है वो अंकाकागुआ है। एंडीज की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक, वो है अंकाकागुआ। माउंट अंकाकागुआ इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और माउंटेन रेंज इसी में पाई जाती है, इसका नाम है सिर्रा डूमार। ये एक माउंटेन रेंज यहाँ पर पाई जाती है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है सेरा डोमार की, वो हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है पिको पराना। पिको पराना। ठीक। ये ब्राजील में है। सेरा डोमार कहाँ पर है? ब्राजील में है। और ये पैरेलल टू अटलांटिक ओशन है। यहाँ पर यहाँ पर ये कहीं पर पाई जाती है। ये सेरा डो मराना है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है पीको पराना। 1877 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक। कोलंबिया में पाया जाता है सिएरा नेवाडा डे सांता मार्टा। सिएरा नेवाडा डे सांता मार्टा, ये पाया जाता है कोलंबिया में। यहाँ पर ऊपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कोलंबिया में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसका नाम है सेरा नेवाडा डे सांता मार्टा। यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर ये कोलंबिया में पाई जाती है सेरा नेवाडा डे सांता मार्टा। और इसकी हाईएस्ट पीक है, इसकी हाईएस्ट पीक है पीको साइमन बोलीवर। पीको साइमन बोलीवर।
तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो तीन माउंटेन रेंजेस हमने देखी। एंडीज जो दुनिया की सबसे लंबी, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? अंकाकागुआ। दूसरी हमने देखी ब्राजील में। ब्राजील में जो है उसका नाम क्या है? सेर्राडो मार। इसकी हाईएस्ट पीक है पीको पराना। और तीसरा हम लोगों ने देखा जिसका जो कोलंबिया में है, और कोलंबिया में जो है उसका नाम है सियरा नेवाडा डे सांता मार्टा। सियरा नेवाडा डे सांता मार्टा, और इसकी हाईएस्ट पीक है पीको साइमन बोलीवर। लेकिन अगर ओवरऑल साउथ अमेरिका में देखा जाएगा तो अंकाकागुआ हाईएस्ट पीक है। और एंडीज में है ये, और एंडीज का ही हाई सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी और एक दूसरा ज्वालामुखी पर्वत माउंट चिम्बराजो, ये दोनों भी कहाँ पर हैं? ये दोनों स्थित हैं इक्वाडोर में। ठीक। और ये जो माउंट काकागुआ है ये कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में है, चिली की सीमा के पास। अगला यहाँ पर जो चीज हमारे पास आती है वो बोलीविया के पठार है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसको, तो ये जो एंडीज पर्वतमाला है ये ऊपर से आ रही है, और ऊपर से आते आते एक जगह पर आके ये थोड़ी सी क्या हो जाती है? ये आ रही है, और यहाँ पर नीचे आके ये थोड़ी सी वाइड हो जाती है। यहाँ पर ये आ रही है, और यहाँ पर देखिए ये क्या हो गई है? ये वाइड हो गई, ये वाइड हो गई है। और ये जो जगह है, ये जगह क्या है? इसी जगह को बोलते हैं बोलीविया का पठार। क्या बोलते हैं इसको? बोलीविया का पठार। और यहाँ पर ये जो बोलीविया का पठार है, जो बोलीविया का पठार है, यहाँ पर हमारे बेसिकली ये दो झीलें पाई जाती हैं, दो लेक्स पाई जाती हैं, जिनमें से एक है लेक टिटिकाका, और दूसरा है लेक पूपो। ये लेक टिटिकाका है, और ये लेक हमारा क्या है? ये लेक पूपो है। लेक टिटिकाका कहाँ है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगी बाउंड्री। जो बाउंड्री किसके बीच में है? एक तरफ बोलीविया है, एक तरफ पेरू है, और ये जो लेक टिटिकाका है वो इन दोनों देशों के ऊपर पड़ रहा है। यानी कि ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। और क्योंकि ये माउंटेन्स के बीच में बना हुआ एक पठार है, इसीलिए जो बोलीविया का पठार है उसको हम अंतर पर्वतीय पठार या इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलते हैं। यहाँ पर एक झील लेक टिटिकाका है जो हम लोगों ने देखा पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलीविया पर ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नेविगेबल झील है, जिसमें नेविगेट किया जा सकता है। अगला है लेक पूपो। लेक पूपो देखिए, ये लेक पूपो है, ये पूरी तरीके से कहाँ पर सिचुएटेड है? लेक पूपो बोलीविया में सिचुएटेड है, बोलीविया के पठार में सिचुएटेड है। ठीक। और थोड़ा सा अगर हम अटकावा, ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला के वेस्ट की तरफ देखें, तो ये जो चिली है, इस चिली में, चिली के उत्तरी भाग में एक डेजर्ट पाया जाता है। डेजर्ट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं अटकामा का डेजर्ट। ठीक है, अटकामा का डेजर्ट बोलते हैं इसे। अटकामा का डेजर्ट जो है ये दुनिया का सबसे ज्यादा कम वर्षा वाला, सबसे कम वर्षा वाला ये डेजर्ट है, और ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है इन वर्ल्ड। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है अरिका। ये जगह दुनिया की ड्राइएस्ट प्लेस है। ठीक, अटकामा के डेजर्ट में अरिका जो जगह है वो दुनिया का ड्राइएस्ट प्लेस है। यहाँ से एक ठंडी जलधारा गुजरती है, और उस ठंडी जलधारा के गुजरने की वजह से यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत बहुत कम हो जाती है, और इससे ये डेजर्ट डेवलप हुआ। ठीक। जहां पर भी किसी भी भू जो 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 कॉन्टिनेंट होगा, अगर वहां पर ठंडी जलधारा गुजर रही होती है तो वहां पर हमेशा डेजर्ट्स का डेवलपमेंट होता है, और इसी ठंडी जलधारा की वजह से यहाँ पर अटकामा डेजर्ट का डेवलपमेंट हुआ। और दूसरा कारण ये भी है कि ये महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर सिचुएटेड है। डेजर्ट्स के डेवलपमेंट होने के कई सारे कारण होते हैं, जिन कामों में पहला कारण तो ये है कि वो डेजर्ट्स बेसिकली कहाँ पर डेवलप होंगे? महाद्वीपों के पश्चिमी जो सीमा है वहां पर डेवलप होंगे, पश्चिमी हिस्से पर डेवलप होंगे। दूसरी चीज, उनके अगर वहां से कोई ठंडी जल धारा गुजर रही है तो वहां पर ये डेजर्ट डेवलप हो जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पर मुझे आप ये बताइए कि यहाँ से जो ठंडी जलधारा गुजर रही है उस ठंडी जलधारा का नाम
क्या है, कौन सी कोल्ड करंट यहाँ से गुजरती है जिसकी वजह से अटकामा जो डेजर्ट है वो डेवलप होता है। तो अटकामा डेजर्ट बेसिकली कहाँ पर सिचुएटेड है? चिली के उत्तरी भाग में सिचुएटेड है। कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कौन से देश में है? चिली में है। चिली में कहाँ पर है? उत्तरी चिली में है। दुनिया खास बात क्या है कि ड्राइएस्ट ये डेजर्ट है। दूसरी चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी एक जगह है अरिका, और ये जो अरिका है ये अरिका दुनिया का ड्राइएस्ट प्लेस है अटकामा डेजर्ट में। ठीक। आगे हम लोग यहाँ पर और कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और हमारे पास पठार वगैरह हैं। जैसे जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास एक गिनी हाईलैंड है, उच्च भूमि गिनी की उच्च भूमि है। प्लेट्यू ऑफ मैटो ग्रासो है। ब्राजीलियन हाईलैंड है। और प्लेट्यू ऑफ बार्बोरीमा है। यहाँ पर जो गुआना गिनी हाईलैंड है ये देखिए कौन कौन से देशों में फैला हुआ है। जो गिनी हाईलैंड है वो वेनेजुएला में फैला हुआ है, गुयाना में फैला हुआ है, और ब्राजील में फैला हुआ है। ठीक। तो गिनी हाईलैंड जो है, गिनी उच्च भूमि है, ये कौन कौन से देशों में फैली हुई है? ये वेनेजुएला में है इसका विस्तार गुयाना में है, और इसका विस्तार जो है वो ब्राजील में है। ठीक, आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ यहाँ और यहाँ ये सिचुएटेड है। ऐसे ही प्लेट्यू ऑफ बारबोरीमा, ये प्लेट्यू ऑफ बारबोरीमा है। ये प्लेट्यू ऑफ बारबोरीमा पूरा का पूरा किस देश में है? ये पूरा का पूरा ब्राजील में है। तो बारबोरीमा प्लेट्यू कहाँ पर है? ये ब्राजील में सिचुएटेड है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो ब्राजीलियन हाईलैंड है। ये ब्राजीलियन हाईलैंड भी कहाँ पर है? ये भी ब्राजील में है। और प्लेट्यू ऑफ मेटाग्रासो जो है, यहाँ पर देखिए ये प्लेट्यू ऑफ मेटाग्रासो है। ये इसका अधिकांश भाग जो है वो ब्राजील में है, और थोड़ा सा भाग इसका कहाँ पर चला जाता है? बोलीविया में। तो ये अधिकांश भाग ब्राजील में है, और थोड़ा सा हिस्सा इसका कहाँ पर जाता है? बोलीविया में। तो ये इसकी उच्च भूमियां हैं जिनमें एक बोलीविया का पठार है, गिनी का हाईलैंड है जो साउथ अमेरिका में वेनेजुएला, गुयाना और ब्राजील में फैला हुआ है। प्लेट्यू ऑफ बारबोरीमा है जो बेसिकली कहाँ पर है? ब्राजील में है। पश्चिमी पूर्वी किनारे पर है। ब्राजीलियन हाईलैंड है, ये भी ब्राजील में है। और प्लेट्यू ऑफ मेटोग्रासो है जो कि बोलीविया और ब्राजील में फैला हुआ है। थोड़ा सा हिस्सा इसका बोलीविया में है और बाकी हिस्सा इसका किसका है? ब्राजील में है। ठीक। अच्छा, एक चीज यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखी थी, पीछे थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लेक टिटिकाका और लेक पोपो को देखा था। लेक टिटिकाका को हम लोगों ने दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल लेक बोला था। लेकिन अगर पूछा जाए दुनिया की सबसे ऊंची लेक कौन सी है, हाईएस्ट लेक कौन सी है, दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची झील है लेक टिलिचो, जो कि सिचुएटेड है नेपाल में, और अभी हाल ही में इसकी खोज हुई है। 4919 मीटर की ऊंचाई पर यह सिचुएटेड है। ठीक है। ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर अभी नहीं करी गई है। ठीक। इसके अलावा एक और लेक नेपाल में ही खोजा गया है जिसका नाम है काजिन सारा। काजिन सारा, काजिन सारा जो है इसकी ऊंचाई 5200 मीटर है। तो ये लेक टिलीचो से भी ज्यादा ऊंचा हो गया, लेकिन ये अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है। लेक टिलीचो को तो फिर भी मान्यता मिली है थोड़ी, लेकिन लेक काजिन सारा को भी मान्यता नहीं मिली है। और इसी काजिन सारा का दूसरा नाम है सिंगार झील। सिंगार झील या लेक सिंगार, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों ही कहाँ पर है? ये दोनों ही नेपाल में है। ठीक। आगे चलते हैं और घास के मैदानों की हम लोग बात करें। घास के मैदानों की बात करें तो यहाँ पर जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है यहाँ पर हमको ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ग्रास लैंड पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ग्रासलैंड पाए जाते हैं, यानी कि शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो इसके इक्वेटर के पास के इलाके में, जहां से इक्वेटर गुजर रही है, इक्वेटर यहीं से तो गुजर रही है ना, इक्वेटर यहाँ से गुजर रही है, तो इक्वेटर के पास के इलाके में यहाँ पर हमारे जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो पाए जाते हैं। और यहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम है लानोज, सेल्वास, कटिंगा, कंपोज और सर्टाओ। इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम आपको ध्यान रखना है। लानोस, सेल्वास, कटिंगा, कंपास, सर्टाओ। ठीक, लानोस, सेल्वास, कटिंगा, कंपास और सर्टाओ। ठीक।
तीनों ही अगर हम देखें तो यहाँ पर चाहे कटिंगा, कंपाज और सर्टाओ, ये तीनों ही बेसिकली कांटेदार झाड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं। कांटेदार झाड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इन तीनों के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन इनके स्थानीय नाम के हिसाब से इनके नाम अलग अलग हैं, कटिंगा, कंपास और सर्टाओ। ठीक। दूसरा जो हमारा लानोज है, लानोस बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है? लानोस पाया जाता है वेनेजुएला में। इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, पूछता भी है। कम्पटिंगा, कंपाज और सर्टाओ पाए जाते हैं ब्राजील में। सिल्वास भी ब्राजील में पाया जाता है, लेकिन लानोस जो है, लानोस कहाँ पर सिचुएटेड है? लानोस वेनेजुएला में सिचुएटेड है। और ये वृक्ष रहित सवाना घास का मैदान है, ट्री लेस सवाना ग्रास लैंड है। सवाना बेसिकली क्या होते हैं? ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स होती हैं। फिर ये सिलवाज हैं, अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ से एक नदी गुजर रही है, ये अमेजन नदी है। और यहाँ पर पाया जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो सिलवास कोई और नहीं है, जो भूमध्य रेखा की इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होता है उसी को सिलवास यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सिलवास कुछ और नहीं है, भूमध्य रेखी वर्षा वन है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, और ये ब्राजील में अमेजन बेसिन में सिचुएटेड है। कटिंगा, कंपोज और सर्टाओ ये पतझड़ी कांटेदार झाड़ियां हैं। ठीक। तो लानो, सिल्वास, कटिंगा, कंपाउस और सर्टाओ। ठीक। पूर्व से पश्चिम में अगर हम ध्यान रखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं? एक थोड़ा सा, लॉयन ने, या लॉयन से मतलब SE, लॉयन से कैट ने कैप सेट कराया। लॉयन से कैट ने कैप सेट कराया। तो लॉयन से हो गया लानोस, से हो गया सर्टाओ, कैट से हो गया कटिंगा, कैप से हो गया कैंपोज, और सर से हो गया सर्टाओ। तो लॉयन से कैट ने कैप सेट कराया, लॉयन से कैट ने कैप सेट कराया। तो इससे आप इसका पूर्व पश्चिम से पूर्व क्रम याद रख सकते हैं। यहाँ पर दलदल भी पाए जाते हैं। दक्षिणी भाग में अगर देखें साउथ अमेरिका के, तो दक्षिणी भाग में भी कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। लेकिन ये बेसिकली अब हम, क्योंकि मकर रेखा से दूर के आसपास घूम रहे हैं, तो यहाँ पर ये टेम्परेट ग्रासलैंड बेसिकली हमको मिलेंगे। इनमें पहला है ग्रान चाको, पंपास, एंट्रेरियोस और पेंटागोनिया। पेंटागोनिया बेसिकली घास का मैदान नहीं है, ये एक कोल्ड डेजर्ट है। जैसे हमारा लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, वैसे जो पेंटागोनिया है ये भी एक कोल्ड डेजर्ट है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? ये अर्जेंटीना में सिचुएटेड है। ठीक। अब शुरुआत कर लेते हैं ग्रान चाको से। ग्रान चाको एक उष्ण अर्ध शुष्क वन प्रदेश है, हॉट सेमी एरिड फॉरेस्ट रीजन है, जहां से पराना और पैराग्वे नदियां गुजरती हैं। पराना और पैराग्वे नदियां गुजरती हैं। फिर पंपाज आ जाते हैं। पंपाज हमारे पास टेम्परेट ग्रास लैंड है, टेम्परेट ग्रास लैंड है। ठीक। फिर एंट्रे रियोस, एंट्रे रियोस का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, इसको हम दोआब बोलते हैं यहाँ पर। तो ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, ये बेसिकली पराना और पैराग्वे नदियों के बीच का क्षेत्र है। इसे एंट्रे रियोस बोलते हैं। ये बेसिकली दलदली क्षेत्र है, ये दलदली इलाका है। एंट्रे रियोस पराना और पैराग्वे नदियों के बीच का क्षेत्र है। ग्रैंड चाको जो है बेसिकली कुछ और नहीं, जो पंपाज है, पंपाज का ही एक्सटेंशन ग्रैंड चाको हो गया है। पैंटागोनिया एक ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। इनको आपको ध्यान रखना है। पंपास टेम्परेट ग्रास लैंड है। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस देश की, इस आय कॉन्टिनेंट की नदियों को देख लेते तो यहाँ पर जो मुख्य नदियां हैं बेसिकली वो कौन कौन सी? ओरिनाको है, अमेजन है, पराना, पैराग्वे और उरुग्वे है। तो ये रिवर ओरिनाको है, ये रिवर पराना है, ये रिवर पैराग्वे है, और ये रिवर उरुग्वे है। ठीक। एक और रिवर है, रिवर टोकांटिस, रिवर टोकांटिस। ठीक। और ये जो रिवर टोकांटिस का थोड़ा रुक के हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं रिवर ओरिनाको की। रिवर ओरिनाको कहाँ पर बह रही है? रिवर ओरिनाको बह रही है बेसिकली वेनेजुएला। वेनेजुएला में रिवर ओरिनाको पे के माउथ पर हमको मिलते हैं पेट्रोलियम रिजर्व, यहाँ पर पेट्रोल रिजर्व मिलते हैं। ये लेक मराकाइबो जो है ये भी वेनेजुएला में है, और इस लेक मराकाइबो में भी हमको मिलते हैं पेट्रोलियम रिजर्व। यानी कि वेनेजुएला में जो ये लेक माराकाइबो है,
और जो रिवर ओरिनाको है, यहाँ दोनों जगहों पर पेट्रोलियम रिजर्व पाए जाते हैं। और जियोलॉजिस्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम रिजर्व हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? यहीं जो बेसिकली क्या है, रिवर वेनेजुएला में पाए जाते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। और अब हमारे पास अगली रिवर आ जाती है, रिवर, अच्छा, रिवर ओरिनाको का अगर हम लोग देखें तो रिवर ओरिनाको का जो ओरिजिन है, यहाँ पर देखें जो ओरिजिन है रिवर ओरिनाको का, वो रिवर ओरिनाको का ओरिजिन बेसिकली है परीमा माउंटेन। परीमा माउंटेन या सियरा परीमा। सियरा जो होता है, सियरा बेसिकली माउंटेन को बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे शान, चाइना में माउंटेन को शान बोला जाता है, वैसे इस इलाके में माउंटेन को सियरा बोला जाता है। तो आपको सभी पर्वतों के आगे सियरा लिखा मिलेगा। तो परीमा माउंटेन या सियरा परीमा से ये निकलती है। और जो गिनी हाईलैंड, यहाँ पर गिनी हाईलैंड है ना, गिनी हाईलैंड के यहाँ पर ये सिचुएटेड है सियरा परीना, और यहाँ से निकल के ये जाके आगे कैरिबियन सी में जाके गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है? कैरिबियन सी में जाके गिर जाती है। ठीक, कैरिबियन सी किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो अगर कैरिबियन सी ऑप्शन में नहीं है और अटलांटिक ओशन लिखा है तो वो भी सही है। और अगर कैरिबियन सी लिखा है तो कैरिबियन सी को ही आप क्या करेंगे? टिक करेंगे। ठीक, पराना पैराग्वे की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो पराना और पैराग्वे में जो पराना है वो हमारी मुख्य नदी है। ये पराना मुख्य नदी है। और जो पैराग्वे है वो इसकी सहायक नदी है। पैराग्वे इसकी सहायक नदी है। ठीक, और ये दोनों यहाँ से बहती हुई ब्राजील से निकलती हैं, ब्राजील से पैराग्वे जाती हैं, पैराग्वे से होते हुए अर्जेंटीना जाती हैं, और अर्जेंटीना में जाने के बाद ये जाके जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उस नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाके ये गिर जाती हैं। यहीं पर एक छोटी सी नदी और गुजरती है जिसका नाम है उरुग्वे, जो कि उरुग्वे से निकलती है। और इसी पराना पैराग्वे के माउथ के पास, ये ऊपर से पराना पैराग्वे आ रही है और इसी के माउथ के पास आकर ये मिल जाती हैं। ये दोनों आपस में नहीं मिलती, लेकिन इनका जो माउथ है, इनका जो मुहाना है वो एक दूसरे के पास पास ही है। तो ये रिवर उरुग्वे भी यहीं से बहती है हमारी, और जाके साउथ अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। मेरे मुंह से नॉर्थ शायद निकल गया था, उसको ठीक कर लीजिएगा, साउथ अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। ब्राजील में मैंने एक रिवर का नाम बताया था, रिवर टोकांटिस। अगर हम रिवर टोकांटिस की बात करें तो जो रिवर टोकांटिस है ये बेसिकली केवल ब्राजील में बहती है, केवल ब्राजील में बहती है। और ये निकलती है प्लेट्यू ऑफ मैटोग्रासो जो है, प्लेट्यू ऑफ मैटोग्रासो के पास एक शहर है पायरेनिस, वहां से ये निकलती है। और निकलने के बाद ये जाके अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी का नाम है रिवर एरागुआई। ठीक, इसकी सहायक नदी है रिवर एरागुआई। ये क्या है? ये इसकी ट्रिब्यूटरी है रिवर टोकांटिस की, जो ब्राजील में प्लेट्यू ऑफ मैटाग्रासो के पास से निकलती है और जाके अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारी है अमेजन नदी। ये अमेजन नदी है, दुनिया की लार्जेस्ट रिवर। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट मतलब दुनिया की सबसे लंबी, और लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी। यहाँ पर जब बात होती है तो यहाँ पर वॉल्यूम की बात होती है, आयतन की बात होती है, पानी की मात्रा की बात होती है, और यहाँ पर केवल लंबाई की बात होती है। तो लॉन्गेस्ट रिवर है रिवर नाइल, जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका में है। और लार्जेस्ट रिवर है अमेजन, जो कि कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। ठीक, ये निकलती कहाँ से है? ये एंडीज पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत से निकलती है। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है।
पेरू और ब्राजील से होते हुए बहती है और भूमध्य रेखा के पास जाकर समुद्र में मिल जाती है। इसके मुहाने पर भी पेट्रोलियम भंडार है। और अमेजन पर ही यहाँ पर कहीं दुनिया का सबसे अंदरूनी बंदरगाह है जिसका नाम है मनास। ठीक। अमेजन पर ब्राजील का मनौस बंदरगाह है जो दुनिया का सबसे अंदरूनी बंदरगाह है। समुद्र के कितने अंदर है बंदरगाह है। इसके आसपास अमेजन रेन फॉरेस्ट हैं जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं और ये इतने घने हैं कि इन्हें दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। और दुनिया की टोटल ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा केवल अमेजन रेन फॉरेस्ट से हमको मिलता है। ठीक। और ये इतने घने हैं कि अभी भी इनको पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। ठीक। एक चीज और यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा था, ये हाईलैंड्स के बारे में, इनके बारे में थोड़ी सी बातें और ध्यान रखें कि ये जो गिनी हाईलैंड है, जैसा हम लोगों ने देखा था कि ये वेनेजुएला, गुयाना और ब्राजील में फैला हुआ है। ये गिनी हाईलैंड से इक्वेटर भी पास होती है। यहाँ से हमारे पास इक्वेटर भी पास होती है। इक्वेटर भी पास होती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश पाई जाती है और यहाँ पर पाए जाते हैं क्या, डायमंड और आयरन ओर के रिजर्व्स यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, गिनी हाईलैंड में डायमंड और आयरन ओर के रिजर्व पाए जाते हैं। गिनी हाईलैंड का वो भाग जो वेनेजुएला में है, इस वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला वाटरफॉल है जिसका नाम है एंजल फॉल। क्या नाम है, एंजल फॉल। दुनिया का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला वाटरफॉल जिसका नाम है एंजल फॉल। ठीक। फिर प्लेट्यू ऑफ बारबोरेमा की अगर हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, तो प्लेट्यू ऑफ बारबोरेमा, एक सेकंड। तो जो प्लेट्यू ऑफ बारबोरेमा है ये भी इक्वेटर के पास है। प्लेट्यू ऑफ बारबोरेमा भी इक्वेटर के पास है। यहाँ पर पतझड़ी कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। ब्राजीलियन हाईलैंड की बात करें तो ब्राजीलियन हाईलैंड बारबोरेमा का एक्सटेंशन है। ये इसी का विस्तार है, बारबोरिमा का ही विस्तार है, प्लेटू ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड। और ये जो बेसिकली है ये लावा पठार है, लावा का है। और यहाँ पर पाए जाते हैं आयरन और गोल्ड के रिजर्व्स। कहाँ पर, ब्राजीलियन हाईलैंड में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेट्यू ऑफ मेटाग्रासो की। जो प्लेट्यू ऑफ मेटाग्रासो है ये भी लावा प्लेट्यू है, ये लावा का पठार है। ठीक। और यहाँ पर पाए जाते हैं गोल्ड और डायमंड, गोल्ड और डायमंड यहाँ पर पाए जाते हैं। बोलीविया का पठार जो नीचे था, इस बोलीविया के पठार में भी हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर बोलीविया के पठार में, बोलीविया के पठार में हम लोगों को तांबा मिलता है, यानी कि कॉपर मिलता है और आयरन मिलता है, कॉपर और आयरन मिलता है। ठीक। ऐसे ही, ऐसे ही अटकामा डेजर्ट के पास अटकामा प्लेटू, यहाँ पर चिली में अटकामा प्लेट्यू है। अटकामा प्लेट्यू है, यहाँ पर कॉपर के भंडार और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन है जिसका नाम है चिक्किका मटाटा। ठीक है, क्या नाम है, चिक्किका मटाटा खान। ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन है जो कहाँ पर सिचुएटेड है, चिली में सिचुएटेड है, अटकामा प्लेट्यू में सिचुएटेड है। ठीक, नॉर्थ चिली में है। और यहीं पर अरिका भी है, अटकामा डेजर्ट में। और हम लोगों ने अभी देखा था पैटागोनिया का पठार। जो जो पैटागोनिया है, ये पैटागोनिया बेसिकली इसको बोलते हैं खनिज भंडार। जैसे हम छोटा नागपुर को अपने यहाँ खनिज का भंडार बोलते हैं, वैसे इसको भी खनिज का भंडार बोला जाता है। यहाँ पर गोल्ड पाया जाता है, यानी कि सोना पाया जाता है। यहाँ पर तांबा पाया जाता है और भी दूसरे खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट जगहें थी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि खनिज भंडार तो हम लोगों ने मोटे मोटे तौर पर तो देख लिए, लेकिन अब इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। पेट्रोलियम भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वेनेजुएला और ब्राजील यहाँ के दो मुख्य देश हैं जहाँ पर पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं। ब्राजील में पेट्रोलियम पाया जाता है अमेजन नदी के मुहाने पर। जुपिटर और टूपी दो इसके इंपॉर्टेंट तेल क्षेत्र हैं जो कि अमेजन नदी के मुहाने पर सिचुएटेड हैं। वेनेजुएला में हम लोगों ने देखा था कि जो ओरिनाको नदी है और जो मराकाइबो लेक है उसके आसपास वेनेजुएला का पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है। इसके अलावा अर्जेंटीना में भी पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है। खनिज भंडार अगर देखें तो हम लोगों ने देखा था अभी गिनी हाईलैंड में हीरे और लोहा आयरन और पाए जाते हैं। मेटोग्रासो के पठार में भी पाए जाते हैं। ब्राजील हाईलैंड में सोना और आयरन और पाया जाता है। अमेजन नदी के मुहाने पर पेट्रोलियम, और चिली में स्थित चिकिका मटाटा विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। औद्योगिक क्षेत्रों को देखें तो ब्राजील में साउ पालो ऑटोमोबाइल और विमान उद्योग के लिए मशहूर है। ब्राजील में ही बेले में एक जगह है जहां जो पोर्ट सिटी है जहां पर एल्युमिनियम, लोहे और मेवों का निर्यात किया जाता है। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो कैपिटल नहीं है, बड़ा शहर है, यहाँ पर आयरन आयरन जो इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, और ये ब्राजील की फिनेंशियल सेंटर है। जैसे हमारे देश में मुंबई हमारा फिनेंशियल सेंटर है, वैसे रियो डी जेनेरियो यहाँ का फिनेंशियल सेंटर है। वेनेजुएला की कैपिटल जो कराकस है, यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री है और ये वेनेजुएला का फिनेंशियल सेंटर है। चिली की कैपिटल सिंटियागो चिली का इंडस्ट्रियल और फिनेंशियल सेंटर दोनों है, और कैपिटल तो ये है ही। तो ये बेसिकली हमारा साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट था वो हमारा कंप्लीट होता है। इसको अच्छी तरीके से तैयार करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़कर ही आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।